बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं जल्दी से ना ये जो रीनल फिजियोलॉजी है मेरे पास अभी चैप्टर नंबर 26 है, आपके पास पता नहीं कौन सा ये ओल्ड एडिशन है, ठीक है। इसको मैं जल्दी से सुपरफिशियल रिव्यू दूंगा नोट्स की सूरत में। तो होप्स हो कि आपको ये एक ही दिन के अंदर ना पूरी की पूरी रीनल फिजियोलॉजी क्लियर हो जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैंने बिल्कुल सुपरफिशियल से नोट बनाए, आप एक दफ़ा इन्हें देख लें और एक मरतबा गाइडन को नज़र मार लें, आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और जगह जाने की। सबसे पहले हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स जो है ना और इसकी रेगुलेशन, वो सारे की सारी हमने डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले हमें पता किडनी से यूरिन आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है ना मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये हाई इंपॉर्टेंट एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। और इसके बाद यूरिथ्रा आता है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स अगर मैं सुपरफिशियली बात करूँ तो ये यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए एक रिफ्लेक्स आता है। बस अभी के लिए इतना ही। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी आपने याद रखनी है 500 ml, यानी 500 ml जो है ना वो आधा लीटर एक किस्म का आप यूरिन के अंदर ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना उसने कहा कि फंक्शन आपकी किडनी क्या है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने पास्ट पेपर में भी देखा। इसके अंदर क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन हो जाती, मतलब हम जो भी मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन है ना, लीवर के अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर यूरिया बना है, केराटिन बना है, यूरिक एसिड बना है, बिलोरिबन यानी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के बाद जो बिलोरिबन बना था, मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन, ठीक है। मतलब हार्मोन की ब्रेकडाउन के बाद जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस बने, ड्रग्स, हमने कोई मेडिसिन खाई है या पेस्टिसाइड, उन सब की जो है ना वो एक्सक्रीट करवाना। उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करना। रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर हो गया। आर्टरी प्रेशर अगर ना लो होगा तो क्या होगा, लो ब्लड टू एफरेंट हो गया तो सेंसरी जो होते रिसेप्टर होते हैं आर्टरीज के अंदर, वो रिसेप्टर भेजेंगे, क्या कहेंगे, लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। मतलब किडनी के पास जो है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बहुत कम हो रही है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है ना, बोमन कैप्सूल, उसके अंदर जो ग्लोमेरुलर कैपेलरी का नेटवर्क होता है, वहाँ पे कम ब्लड जाएगा, क्या होगा। अच्छा, अब नेफ्रॉन का जो है ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके ऊपर आपने एक बात याद रखनी है, मैक्यूला डेंसा। ये मैं नेक्स्ट सारे के सारे स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का डिस्कस करूँगा, बस अभी के लिए याद रखनी। मैक्यूला डेंसा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, एक होता है प्रोक्सिमल, एक होता है लूप ऑफ हेनले और एक होता है डिस्टल। डिस्टल के अंदर जो होता है ना वो खास स्पेसिफिक सेल होती हैं, मैक्यूला डेंसा होता है, ये वाइवा के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सेंस करते हैं सोडियम की कंसनट्रेशन, मतलब Na पॉजिटिव को जो है ना वो मैक्यूला डेंसा जो है ना सेंस करेंगे। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लो है तो सोडियम का कंसनट्रेशन भी लो होगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो रेनिन जो है ना एक स्पेसिफिक हार्मोन वो सेक्रेट होगा, ठीक है। कि वो क्या करेगी, एंजियोटेंसिन 1 को जो है ना वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ना ये रेनिन की वजह से जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में 1 जो है ना 2 के अंदर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लो है तो इसको वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। मतलब एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी, वीनस रिटर्न बढ़ेगा। यूँ ही वीनस रिटर्न बनेगा, हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, और इसके बाद जो है ना वो सारे का सारा आर्टीरियल प्रेशर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एसिड बेस बैलेंस, मतलब हाइड्रोजन आयन की और बाइकार्बोनेट आयन की जो है ना एक बैलेंस रखना है। ये मैं इसके ऊपर मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाइकार्बोनेट आयन और पीएच की सेंस अभी तक यहाँ याद रखें। इसके बाद आरबीसी या हेमेटोपोइटिक आरबीसीज़ की फॉर्मेशन या फिर इसका हेमेटोपोइटिक फंक्शन है। मतलब अगर किडनी को जो है ना हाइपोक्सिया हो जाए, लो ऑक्सीजन हो, तो वहाँ से एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटन, ठीक है। ये एरिथ्रोपोइटन क्या करता है, बोन मैरो सेल पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से आरबीसी जो कुछ सम अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी को भी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करवाता है। आपने देखा होगा कि जो है ना पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया होता है, उनके किडनी पता क्या करते हैं, वो एरिथ्रोपोइटन सेक्रेट करती हैं। अब एरिथ्रोपोइटन जाके जो है उनकी रेड जो है ना बोन मैरो पे एक्ट करके आरबीसी को बढ़ा देते हैं। इसलिए जो पठान लोग होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके कलर आप देखें तो वो सुर्ख होते हैं, ठीक है। और उनकी वजह यही है कि वो हाइपोक्सिया के अंदर, ये तो होगी ब्लड की फॉर्मेशन के बाद। उसके बाद वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, मतलब उसने पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। एक्सेस अगर मतलब ज़्यादा पानी होगा तो उसके कम करना है, अगर कम होगा तो उसको ज़्यादा करना है, सिंपल है बेसिकली। एक्सेस वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डाइल्यूट यूरिन पैदा करेगा जिसे हम कहते हैं पोली यूरिया की फॉर्म में, मतलब यूरिन ज़्यादा आना चाहिए। अगर एक्सेस ग्लूकोज होगा तो उसको भी रिमूव करवाएगा, ठीक है। अगर हेमरेज हो गया ना तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं किडनी के उसको ना ब्लड रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा देता है। मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच आता है, वो क्या करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और ब्लड जो है ना वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हेमरेज के दौरान ना हमें जो है ना ज़्यादा फिर यूरिन नहीं आता, यही बात है। उसके बाद अगर सोडियम लेवल, मतलब नमक एक किस्म का आप ये याद रख लें सोडियम का ना, ठीक है, अगर याद रखने के लिए
तो सोडियम लेवल अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम जब नमक खा लेते हैं तो हमें प्यास लगती है, तो वही है थ्रस्ट लेवल जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह अगर ब्लड के अंदर सोडियम ज़्यादा है तो थ्रस्ट लेवल एक्टिवेट होगा, क्या होगा, H2O की हम इनटेक को बढ़ा देंगे, मतलब हमें महसूस होगा हमने पानी पीना है। उसके बाद किडनी क्या है ना, मोर सो किडनी एक्सक्रीट मोर यूरिन। जो ही हम थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट है हम पानी ज़्यादा पीते हैं। अब पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमने सोडियम का लेवल क्योंकि बढ़ा हुआ है, तो सोडियम के साथ पानी का लेवल भी अब बढ़ गया। तो दोनों को कम करने के लिए यूरिन क्या करती है, अपना जो वो एक्सक्रीशन के लेवल को बढ़ा देती है ताकि मेंटेन किया जाए एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम। इसके लिए एक ग्राफ है गाइस मेरे पास 26.1 वाला ग्राफ है, इसके अंदर देखें। पहले ऊपर वाला ग्राफ देखें, इस नीचे वाले को भी मिस करवाएं। ऊपर वाले में क्या है, सोडियम इनटेक एंड एक्सक्रीशन, मतलब हमने जो है ना वो सोडियम का लेवल हमारे पास इनटेक ये ज़्यादा हो गया। ये जो ब्लैक वाली आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये सोडियम इनटेक किया। अब क्या है, ये सारे का सारा जो है ना पिंक वाला समझ लें पिंक साल्ट है किस्म का, सोडियम की जो है ना वो अकेमुलेशन हो गया, रिटेंशन हो गया। अब हमारा क्या होगा, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा, हम क्या करेंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, तो किडनी क्या करेगी, ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पैदा करेगी, जिसके साथ जो है ना वो सोडियम और पानी दोनों मिल के साथ साथ चलते हैं, दोस्त हैं एक किस्म के, ठीक है। जो ही एक्सक्रीशन करेंगे तो पानी के साथ साथ सोडियम लॉस हो जाएगा। ये वाला एक ग्राफ है, लेकिन इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है ना उसके अंदर बहुत माइनर चेंजेस आती हैं। ये देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ आपने, ये वाला इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर देखें क्या है कि पहले जो है ना वो हमारा बिल्कुल नॉर्मल था, हमने सोडियम ज़्यादा लिया, ठीक है, उसके बाद वाटर भी ज़्यादा पी लिया, तो थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना इंक्रीज़ हुआ, लेकिन किडनी ने फिर एक्सक्रीट कर दिया और फिर नॉर्मल पे आ गया। मतलब अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ कि बहुत कम चेंजेस के अंदर सारे का सारा सिस्टम जो है ना मेनटेन हो जाता है। बिल्कुल माइनर से चेंजेस है, अगर ज़्यादा चेंजेस होते हैं बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। यही बात लिखी हुई है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सोडियम इनटेक 10 फोल्ड फ्राम 30 टू 300 mg, मतलब 30 टू 300 mg तक जो है ना अगर इंक्रीज़ हो भी जाए सोडियम, और यूरेनरी सोडियम एक्सक्रीशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हो गई। शेडेड एरिया जो होता है ना रिप्रेजेंट नेट सोडियम रिटेंशन, ये वाला शेडेड एरिया नेट सोडियम रिटेंशन हो गया, एंड लॉस फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द इनटेक एंड सोडियम एक्सक्रीशन, ये वाला सोडियम लॉस, वही बात कर रहा है। बिल्कुल माइनर सी चेंजेस जाएगी फ्लूइड के अंदर, जो किडनी अगर ठीक है तो वो मेनटेन कर रही है, इसका मतलब यही है। तो गाइस नेक्स्ट जो फंक्शन है वो किडनी का है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाना। हमें पता है कि प्रोटीन जो है ना वो किडनी के अंदर से ऐसा पास नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन का साइज़ जो है ना वो बड़ा होता है। और इसके अंदर इसके अलावा एक बहुत बात याद रखनी है कि वो वाइवा के अंदर पूछते हैं क्यों नहीं पास करती हैं, अगर एल्ब्यूमिन तो छोटी है। उसके अंदर क्या है कि जो है ना वुमेन जो है ना ग्लोमेरुलर वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है जो रिपेल करती हैं, ठीक है, इनकी प्रोटीन को भी, प्रोटीन भी नेगेटिवली चार्ज होगी ना, ठीक है। उसका हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं। आरबीसी जो है ना वो हमें पता है कि टूटते रहते हैं, ठीक है, 120 दिन के बाद जो है ना वो बहुत सी आरबीसी टूटते हैं और नया आरबीसी बनता है, यही है ना। अब क्या होता है डिस्ट्रक्शन में, क्या होता है, टेट्रामर जो होता है ना, हमें पता है कि सेंटर में आयरन होता है, 4 साइडों पे पायरोल रिंग होती हैं, यही होता है ना, ठीक है। आयरन जो है ना वो टूट के डायमर में, मतलब छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर फेसेंट्रेशन होती है, मतलब छोटे छोटे गैप जंक्शन होता है, वहाँ से डायमर जो है ना वो पास कर देता है। अब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, ठीक है, मतलब वुमेन कैप्सूल से प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे आके जो है ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अब वहाँ पे क्या होगा, अब जो है ना डाइमर जो है ना वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो, जब वो रीअब्सॉर्ब होगा तो वो डाइमर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब अमाइनो एसिड हमें पता है कि जब वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में होगा तो किडनी से जाने तो देगी नहीं कहीं, वो क्या करेगी, उस अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर लेगी, अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर लेगी ग्लूकोज में, जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। अब ये जो प्रोसेस अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, इसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हमने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। इसके बाद जो है ना विटामिन डी, इससे रिलेटेड भी है ना किडनी का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में विटामिन डी पढ़ा हो ना, तो उसके अंदर क्लियर कट हमने देखा था कि विटामिन, बल्कि वीडियो नहीं मैंने बनाई उसकी, सॉरी, उसके अंदर क्या है, विटामिन डी की जो है ना हाइड्रोक्सिलेशन होती है, एक किडनी के अंदर होती है, एक लीवर के अंदर होती है। पहली जो विटामिन डी अगर सनलाइट से बना है या हमने बाहर से सप्लीमेंट लिया, वो लीवर के अंदर जा रहा है, ठीक है, उसकी 25th पोजीशन के ऊपर जो है ना वो क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन, OH ग्रुप ऐड हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी इसे कहते हैं, ठीक है। अब फिर वो जाता है किडनी के पास, क्योंकि वो ब्लड सेक्रेशन में, लीवर के से बाद ब्लड सेक्रेशन में आ गया ना, ब्लड सेक्रेशन जब वो किडनी के पास है, किडनी ने फिर क्या किया, 1 पोजीशन पे, इसने 25 पे, इसने 1, मतलब 1 और 25 दो पोजीशन आपने याद रखनी, 1 और 25 पे हो गया। अब क्या होगी, 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, या इसे हम कहते हैं कैल्सीट्रायोल, या मैं गाइटर में दिखाता हूँ आपको। इसके बाद क्या होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बन जाती है। अब एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हमें पता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, डेपोजिशन करवानी है, और GIT से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवानी है।
जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो उसके अंदर कैल्शियम लेवल कम होता है, क्योंकि उसका जीआईटी जो है ना वो रीअब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहा। अगर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है तो डिपॉजिट नहीं कर रहा बोन्स के अंदर। तो ये सिंपल से छोटे से फंक्शन थे। अभी मैं आपको गाइडेंस दिखा। तो गाइज़ ये वही चैप्टर है, ये वही है, एक्सक्रीशन करवाना, ग्लूकोज सिंथेसिस करवाना, इसके अलावा जो है ना आर्टीरियल प्रेशर की मेंटेनेंस था, पीएच की मेंटेनेंस थी, और इसके अलावा और क्या था, हाँ हाँ ये मेटाबॉलिज्म में एक्सक्रीशन करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वही सारी की सारी बातें आ गई। ठीक है, ये बारी बारी उसने खोल खोल के हर चीज़ लिखी हुई है, कैरेटिन यूरिया वगैरह को एक्सक्रीट, मैंने वो टेबल की फॉर्म में लिख दी है। बाकी ये है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए, इसके लिए फिर वो आपने ये चार्ट भी बना देना है, इसका अगर क्वेश्चन आए तो ये वाला लाजमी भी साथ बनाना कि फ्लूइड की जो है ना वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कितने चेंजेस आई और टाइम और डे के साथ इसको आपने मेंशन करना है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, एसिड बेस बैलेंस, एरिथ्रोसाइट की रेगुलेशन 125 डाइऑक्सिन और ग्लूकोज एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट जो है ना वो हम इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ किडनी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।